एनसी लीडर और साबिक वज़ीर आला जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला ने मरकज को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। उमर अब्दुल्ला का कहना है कि अगर हालात अच्छे होते तो इंतखाबात हो चुके होते। उमर अब्दुल्ला के मुताबिक हुकूमत इंतखाबात कराने की हिम्मत नहीं कर पा रही है, हुकूमत को हारने का डर है। बीजेपी ने उमर अब्दुल्ला पर जवाबी हमला कर दिया। बीजेपी ने कहा कि उमर मुनशियात की स्मगलिंग पर पाकिस्तान से बोलने की हिम्मत जुटाएं। ऐसा लग रहा है कि जम्मू कश्मीर में एक भयानक मसला है, वो है ड्रग एडिक्शन का। ये एक पॉलिटिकल इशू नहीं है, ये एक सोशल इशू है। इससे जम्मू कश्मीर के फ्यूचर को जो है बहुत ही ज्यादा खतरे में डाला जा रहा है। और अफसोस की बात यह है कि हुकूमत तस से मस नहीं। आज तक हमने टूरिज्म पे बयान देखे, हमने इन्वेस्टमेंट पे बयान देखे, हमने G20 पे बहुत नाच गाना देखा, लेकिन इस बहुत बड़े मसले पे हुकूमत की तरफ से एक भी जिक्र नहीं। हालांकि ड्रग एडिक्शन के वजह से क्राइम बढ़ रहा है, मर्डर्स हो रहे हैं। जब भी गवर्नमेंट की तरफ से बात की गई है मर्डर से, हमेशा ब्लेम है कि जो ड्रग्स है पाकिस्तान से आता है। देखो ना, जहां से भी आए इस्तेमाल तो यहां हो रहे हैं ना, और अगर आ रहे हैं तो कहां से आ रहे हैं? सरहद पार करके आ रहे हैं। तो एक तरफ से तो आप हमें कहते हो कि यहां सरहद के ऊपर से परिंदा भी गुजर नहीं सकता। अगर परिंदा नहीं गुजर सकता तो ये ड्रग्स कैसे आ रहे हैं? कहीं ना कहीं हमारे फेंस में कोई कमजोरी है, कहीं ना कहीं हमारा जो एंटी इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड है उसमें कमजोरी है, क्योंकि ये ड्रग्स तो आ रहे हैं। अगर पंजाब के थ्रू आ रहे हैं तो ये बॉर्डर, पंजाब और जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पे क्यों नहीं रोके जा रहे हैं? और अगर LOC के थ्रू आ रहे हैं तो कैसे आ रहे हैं? गवर्नमेंट को इसका जवाब देना होगा। मैं ब्लेम गेम में नहीं पड़ रहा हूं, मैं तो कहता हूं कि अगर ये ड्रग्स आ रहे हैं तो हमारे ही लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि यहां का इस्तेमाल बंद हो जाए, यहां लोग इस्तेमाल करना बंद करें। कभी ना कभी तो आपको इलेक्शन कराने होंगे। आप पार्लियामेंट के अगर इलेक्शन होते हैं, अगर पार्लियामेंट के इलेक्शन हो सकते हैं तो असेंबली के क्यों नहीं? करिए पार्लियामेंट और असेंबली के इलेक्शन एक साथ, हम भी देखें। अगर हिम्मत है, ठीक है ना, आपको अकेले असेंबली इलेक्शन करने की हिम्मत नहीं है, पार्लियामेंट और असेंबली इलेक्शन मिलकर कराइए, हम भी देखें कौन कितने पानी में है। क्योंकि मुझे लगता है कि उमर साहब की आंखें बंद है और उमर साहब को जो कश्मीर में अच्छा है वो दिखाई नहीं दे रहा है। G20 समिट होना आजादी के बाद पहली बार। अगर पहले बाहर का कोई क्लर्क भी यहाँ आता था तो यहाँ हड़तालें होती थी, दुकानें बंद होती थी, काल होती थी, स्टोन पेल्टिंग होती थी और ऐसे कैलेंडर्स निकलते रहते थे। और G20 समिट होना जिससे कश्मीर की टूरिज्म को एक नया बूस्ट मिले, तो जो नेगेटिव इमेज बाहर कश्मीर की रह गई थी कुछ एडवाइजरीज की वजह से, नॉर्वे हुआ, कुछ कंट्री जब वो दहशतगर्दों के जरिए कुछ टूरिस्ट मारे गए तो एक नेगेटिव मैसेज चली गई। तो G20 ही वो सम्मेलन है जिससे पूरी दुनिया में एक अच्छी मैसेज चलेगी। कश्मीर में अमन है और कश्मीर में टूरिज्म के लिए सबसे बेस्ट प्लेस अगर कहीं इंडिया में है तो वो कश्मीर में। और दूसरी सबसे बड़ी बात, देखिए उमर साहब अगर ड्रग एडिक्शन की बात करिए, ड्रग की बात करिए, तो अगर हिम्मत है उमर साहब को तो पाकिस्तान को कोसी ना। पाकिस्तान दो तरह से कश्मीर में आतंकवाद चला रहा है। एक उसने गन यहाँ के यूथ के हाथ में दे दी और दूसरा अब वो नार्को टेररिज्म यहाँ चला रहा है। अगर उमर साहब में हिम्मत है तो पाकिस्तान को वोट दे, लेकिन महज चंद वोटों के लिए जो जमात इस्लामी के कुछ वोट है, जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP को आपस में होड़ लगी है कि जो ये कट्टरपंथी कुछ 100 वोट है उनको कैसे हासिल किया जा रहा है, कैसे उनको हासिल किया जाएगा। इसी तरह से उमर साहब को अगर हिम्मत है तो पाकिस्तान को कोसी न। देखिए दुनिया जानती है और हम जानते हैं कि पाकिस्तान कश्मीर में नार्को टेररिज्म चला रहा है और कश्मीर पाकिस्तान में ड्रग चल रहा है, लेकिन महज चंद वोटों के लिए वो पाकिस्तान को कोसना नहीं चाहता है। और जहां तक हालात है, देखिए हालात एकदम ठीक है। इलेक्शन के लिए भारतीय जनता पार्टी तैयार है और हम पूरे यकीन के साथ इस बात को कहते हैं कि इस बार जो 50 पार का आंकड़ा है वो भारतीय जनता पार्टी पूरा करेगी। और नेशनल कॉन्फ्रेंस किस बात की कर रही है? नेशनल कॉन्फ्रेंस सुकड़ते सुकड़ते कश्मीर प्रोविंस की पार्टी रह गई है।
जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की एक डिवीजन बेंच ने यूटी हुकूमत की जानिब से 49 सियासतदानों को वजारती बंगले में रहने की इजाजत देने के मौक़िफ़ पर नाराजगी का इजहार किया है। मफाद आमा की एक दरख्वास्त पर समाअत करते हुए डिवीजन बेंच ने इंतजामिया से पूछा कि इन अफराद को फराहम की जाने वाली रिहाइश की नौइयत और अगली तारीख तक ऐसा करने की वजूहात अदालत जानना चाहेगी। मामले की अहमियत को देखते हुए डिवीजन बेंच ने रजिस्ट्री को इस PIL को 19 जुलाई को मुकर्रर करने की हिदायत दी है। अगस्त 2020 में जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच में एक PIL दाखिल की गई थी। PIL का जिन्होंने फाइल की थी उनका ये कहना था कि बहुत सारे पॉलिटिशियंस हैं जम्मू कश्मीर के, वो इलीगल तौर पर जो गवर्नमेंट अकोमोडेशन है उसमें इलीगल तौर पर रह रहे हैं। तब से इस पर बराबर समाअत चल रही है और कल जब समाअत हुई तो उसमें फिर जज ने डिस्प्लेजर अपना व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि वो इस चीज से खुश नहीं कि अभी भी 49 तकरीबन जो पॉलिटिशियंस हैं वो अभी भी मिनिस्ट्रियल अकोमोडेशंस में रह रहे हैं, गवर्नमेंट अकोमोडेशन में रह रहे हैं। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए हैं एडवोकेट शेख शकील अहमद। ये PIL जिन्होंने दाखिल की उनके एडवोकेट हैं। इस पर हम बात करेंगे। शेख शकील साहब, क्या कल जज ने क्या कहा, उन्होंने जो ऑर्डर निकाला क्या उसमें कहा? सबसे पहले बात साहब मैं आपको ये चीज बताऊं, अगस्त 2020 में एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन 17/2020 प्रोफेसर SK भल्ला वर्सेस स्टेट ऑफ J&K। प्रोफेसर SK भल्ला एक RTI एक्टिविस्ट हैं और वो जनहित के मामला जो है उनको उठाते रहते हैं। उन्होंने ये याचिका मेरे द्वारा दायर की कि जिस शख्स का, जिस MLA का अगर टर्म भी पूरा हो गया है, क्या वो सरकारी बंगले में बैठ सकता है या कि नहीं। तो अल्टीमेटली उन्होंने कहा, नंदा साहब ने, कि भाई हमने इन लोगों को जो CID की जो इनपुट्स हैं, जो थ्रेट परसेप्शन रिपोर्ट्स हैं, उसकी बुनियाद के ऊपर रखा। आपको उम्मीद है कि कुछ होगा, इसमें कार्रवाई अब होगी कि ये ऐसे ही लटकता रहेगा? भट्ट साहब, मैंने रास्ते में आज तक कोई चीज छोड़ी नहीं। आप मुझे बहुत पुराना जानते हैं। आप देख लीजिए, अगस्त 2020 से हम इस जनहित याचिका को फॉलो कर रहे हैं और आज देखिए हमारा सफर कहां तक पहुंचा है कि जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय ने जम्मू कश्मीर सरकार का जो पक्ष है, जो तर्क है, उसके ऊपर नाराजगी का इजहार किया है। मुझे लगता नहीं कि अब इसके बाद जो है कोई वापसी का रास्ता है। इंशाल्लाह आप देखेंगे हम मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे। जिनको एग्जाम्पल सेट करनी होती है, जब वो डिमिट करते हैं ऑफिस, वो हफ्ते के अंदर खाली कर देते हैं। ये तो गैर कानूनी तौर पे पिछले 5-6 सालों से बैठे हैं। मैं तो ये गुहार लगाऊंगा कि जितनी देर ये अनऑथराइजली रहे हैं, इनसे मार्केट रेंट जो है वो रिकवर किया जाए। न्यूज 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। एडवोकेट शेख शकील साहब कह रहे हैं कि उनको होप है कि जो अगली हियरिंग जब होगी इस केस की, तो उसके बाद तेजी से इसका अमल शुरू होगा और जो जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, अब जो 49 पॉलिटिशियंस की बात हो रही है, वो उनको वहां से बेदखल किया जाएगा। क्योंकि इनका ये कहना है कि जो ये लड़ाई है, ये आम लोगों की लड़ाई है और जो पॉलिटिशियंस गलत तरीके से मिसयूज ऑफ पावर करते हैं और फिर इलीगल तौर पर अकोमोडेशन लेते हैं, ये इसके खिलाफ भी, इस सोच और इस आइडिया के खिलाफ भी ये लड़ाई है। कैमरामैन साहिबा के साथ में समीर भट्ट, न्यूज 18 जम्मू। जम्मू कश्मीर में मुल्क की रियासत समेत मुल्क शिमाली रियासतों में आज दोपहर के वक्त जलजले के झटके महसूस किए गए। जलजले के झटकों की वजह से कई इमारतों को जुज़वी तौर पर नुकसान तो हुआ, लेकिन ताहाल किसी जानी नुकसान की इतला नहीं है। जलजले की वजह से लोगों में खौफ व हरास का माहौल पाया जाता है। शुमाली हिंद के कई मुकामात में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। दोपहर 1 बजे के बाद दिल्ली, NCR समेत हरियाणा, पंजाब और जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ मुकामात में रिएक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 5.4 महसूस की गई। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले के बाज़ इलाकों में ज़लज़ले की वजह से अवाम में खौफ व हिरास का माहौल देखा गया और लोग खौफ की वजह से अपने घरों से बाहर निकलने पर मजबूर हो गए। हमारे स्कूल में बहुत ही ज़लज़ला हुआ था और बच्चे बहुत डर गए थे और डेस्क भी बहुत हिल रहे थे, इसलिए हम डर के बाहर के झटके महसूस किए गए। उसके बाद खबरें चलनी शुरू हुई, लोगों से भी बात हुई। अफसरों को हमने हिदायत दे दी है कि जितने भी फील्ड फंक्शनरीज, राइट फ्रॉम ADC टिल पटवारी एंड फ्रॉम ASP टिल द कांस्टेबल, बीट कांस्टेबल, वो ज़मीन पर निकलेंगे। मैक्सिमम जो बिल्डिंग है क्रैक्स डेवलप हुए हैं। कोलैप्स का एज ऑफ नाउ कोई हमारे पास रिपोर्ट नहीं है।
जम्मू कश्मीर के भदरवा में ज़लज़ले के झटकों की वजह से सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल समेत दर्जनों रिहायशी मकानात, स्कूल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और सरकारी इमारतों को जुज़वी नुकसान पहुंचा है। सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के एक वार्ड की सीलिंग मुनहदिम हो गई है, जिसकी वजह से अस्पताल में दाखिल मरीज बाल बाल बच गए। 2 मरीजों को चोट पहुंची, जिन्हें इमरजेंसी वार्ड में मुंतकिल कर दिया गया। तो वहाँ पे ड्रिप लगा हुआ था लड़के को, तो अचानक इस वक्त भूचाल आया तो सीलिंग गिरने लगी, तो हम लोग भी वहाँ से पूरा वार्ड भरा हुआ था, पूरे भाग के नीचे आए, मतलब बाल बाल वहाँ बच गए। जैसे ही थोड़ा सा झटका आया, उसके बाद जैसे रिलीफ मिला थोड़ा सा, हमने बच्चों को सबको ऊपर में खेतों में भेज दिया ताकि बिल्डिंग के नजदीक के कोई नहीं रहे। ऑफिस में थी, पंचायत हुआ तो डर गई, ऊपर से वो लेंटर जो था तो वो क्रैक था, तो सर पड़ गया। ज़लज़ले के झटकों की वजह से कई इलाकों में खौफ व हरास का माहौल पैदा हो गया, लोगों में अफरा तफरी फैल गई। अच्छी बात ये रही कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और उधर भद्रवा में रात 8 बजे दोबारा से ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए, जिसके बाद यहां के लोगों में खौफ व हरास फैल गया। आफ्टर शॉक्स के बाद लोग अपने घरों से बाहर निकल आए और खुले में रात गुजार रहे हैं। इतलात के मुताबिक ज़लज़ले और आफ्टर शॉक की वजह से मकानों में दरारें पड़ गईं। घरों में दरारें पड़ने के बाद वो खौफजदा लोग खुली फजा में रहने को तरजीह दे रहे हैं। इस वक्त हम डंडी के मकाम में है, जहां पे शदीद जो है वो भूकंप के झटके महसूस किए गए थे पूरे भद्रवा इलाके में। और सबसे ज्यादा अगर मुतासिर कोई इलाका हुआ था भद्रवा में तो वो डंडी इलाका है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे इस वक्त में एक मकान के पीछे आप याद देख सकते हैं, पूरी दरारें जो है इस मकान में पड़ गई है, दीवार जो है निकली हुई है, बिल्कुल बैठने के काबिल नहीं है। और अभी थोड़ी देर पहले एक और भूकंप का झटका जो है महसूस किया गया। तो आप देख सकते हैं कि लोग जो है वो अपने घरों में जाने से डर रहे हैं। यहाँ पे ग्राउंड में इस टाइम जो है कुछ लोग बैठे हुए हैं, इनसे बात करेंगे। आपका नाम क्या है और आप इस टाइम क्यों बाहर बैठे हो, क्या कितना डर है इस टाइम? मेरा नाम चौधरी अब्दुल रहमान है। साहिर साहब, मैं आपके चैनल का और आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। ये हाल 2007 में भी हुआ था और 2013 में ऐसे झटके 70 दिनों तक महसूस किए गए। और लोगों का हाल ये था, लोगों के मकानों का भी और लोगों का, कि लोग अपने परिवार को लेके बाहर बैठते थे। तो आज वही 1:34 पे वैसा ज़लज़ला आया। कितना डर है इस टाइम आपको? डर अभी झटका महसूस हुआ तो बहुत ज्यादा डर है। अंदर जाने के लायक नहीं, मकान बचे हुए हैं, लोग परेशान हाल हैं, खासकर चनाब वैली के अंदर। तो डीसी साहब यहाँ पे आए थे तो आपके एरिया में उन्होंने दौरा किया? ना अभी कोई हमारे यहाँ डीसी साहब ना आए, ना कोई दौरा किया है। बिल्कुल। अब क्या अपील क्या करते हैं आप? अपील यही करते हैं गवर्नर इंतजामिया से और डीसी साहब से कि भाई जल्दी जल्दी किसी टीम को भेजा जाए और हर पूरे चनाब वैली के अंदर जहाँ जहाँ पे लोगों का नुकसान हुआ है वहाँ पे जाके टीम मायना करे और लोगों को इमदाद फराहम की जाए। बिल्कुल, ये जो आप इस वक्त मकान देख रहे हैं ये बिल्कुल अनसेफ हो गया है, क्योंकि इसकी एक जो दीवार जो है बिल्कुल निकल गई है, खिसक गई हुई है। उसके अलावा जो है इसमें काफी दरारें भी पड़ गई हैं। तो ये जाहिर तौर पे इस वक्त दिख रहा है कि ये मकान जो है अंदर बैठने के काबिल फिलहाल नहीं है। और लगातार जो है फिलहाल दूसरा झटका भी थोड़ी देर पहले महसूस किया गया था, इससे लोगों में काफी डर खौफ इस वक्त नजर आ रहा है। न्यूज़ 18 JKLH के लिए भद्रवा से मैं साहिर हुसैन। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। कठुआ में पानी की पाइपलाइन से एक मरा हुआ सांप निकला, लोगों में आक्रोश, लोग गंदा पानी पीने को विवश। वडगाम और मागाम के आसपास के इलाकों में मेडिकल दुकानों का अचानक निरीक्षण, कानून का उल्लंघन करने पर 7 दुकानों को सील कर दिया गया। मागाम के ड्रग कंट्रोल ऑफिसर पीरजादा तसद्दुक हुसैन के नेतृत्व में जांच की गई। आप देख रहे हैं राउंड अप। एनआईए की 2 रुकनी टीम आज ढांगरी दहशतगर्दाना हमले की तहकीकात के लिए राजौरी पहुंची। दहशतगर्दाना हमले के मुतासरीन के अहल खाना ने जांच को तेजी से आगे बढ़ाने की अपील की है। पुलिस ने इस मामले में कल 2 अफराद को हिरासत में लिया था और आज एक और शख्स को पुलिस ने श्रीनगर से हिरासत में लिया। एनआईए की 2 रुकनी टीम ने ढांगरी कत्ल आम में मारे गए लोगों के रिश्तेदारों से भी बातचीत की। टीम की जानिब से मजीद शवाहिद इकट्ठा करने की कोशिशें की जा रही हैं।
साल के पहले दिन राजौरी के ढांगरी में हुए आतंकी हमले की जांच कर रही एनआईए की टीम आज राजौरी पहुंची। बीते रोज विक्टिम फैमिली की तरफ से प्रदर्शन किया गया था और मांग की गई थी कि इस कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाए। विक्टिम फैमिली की ये डिमांड थी कि ये काम का जो कार्रवाई है वो बड़े आस्था से हो रही है, स्लो जो है प्रोसेस है इसका, उस प्रोसेस को आगे तेजी से बढ़ाया जाए, जिसको लेकर उनकी डिमांड पर एनआईए की टीम जो है वो आज राजौरी पहुंची। इस वक्त मैं राजौरी पुलिस हेडक्वार्टर के बाहर खड़ा हूं और जो पुलिस हेडक्वार्टर आप तस्वीरों में देख रहे हैं, इसी हेडक्वार्टर के अंदर पुलिस के आला अफसरान के साथ एनआईए की 2 सदस्यीय टीम जो है वो जांच जिसने की है और वो लोग जो ढांगरी के मुतासरीन हैं उनको भी बुलाया गया था, उनसे भी जो है वो पूछताछ की गई। उनसे ये पूछा गया कि क्या उनके पास कोई इस संबंध में कोई सबूत है तो वो हमें दें। तो इसी संबंध में 3 लोगों को पुलिस ने अभी तक हिरासत में लिया है, जो कि बीते रोज़ 2 लोगों को लिया था और आज एक व्यक्ति को जो है पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन के लिए यहाँ पर रखा हुआ है और पुलिस के सहयोग से एनआईए की टीम इस जाँच को आगे बढ़ा रही है। न्यूज़ 18 के लिए राजौरी से मैं शक्ति शर्मा। लद्दाख के तुर्तुक में बल्ती कम्युनिटी की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई। इस मौके पर बल्ती यूथ कम्युनिटी के जहदकार मेहदी शाह ने कहा कि लद्दाख में बल्ती कम्युनिटी माइक्रो लेवल पर है। मेहदी शाह ने बल्ती ज़बान के तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत और बल्ती कम्युनिटी की नुमाइंदगी पर जोर दिया। आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है लद्दाख में। तो अभी हम मौजूद हैं तुर्तुक में और यहाँ पे हमें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए बुलाया गया है, जो कि मेहदी शाह बल्ती यूथ एक्टिविस्ट और एजुकेटर। तो आइए उनसे बातचीत करते हैं और उनकी राय जानते हैं, है ना। तो बल्ती का रिप्रेजेंटेशन बहुत हद तक मायने रखता है और अगर हम प्रोडक्शन की बात करें तो प्रोडक्शन मुझे लगता है बल्ती को बहुत डिजर्व रखता है, क्योंकि हमारी जो लैंग्वेज है, स्क्रिप्ट है, वो काफी हद तक खोया है हमने, है ना। जब से 14th सेंचुरी के बाद इस्लाम आए या जम्मू कश्मीर में उर्दू का या पर्शियन की इंपॉर्टेंस ज्यादा था, या डोगरा एडमिनिस्ट्रेशन में भी पर्शियन को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिए थे। तो बहुत सारे इश्यूज है जिसकी वजह से बल्ती को जिस तरह का प्रोटेक्शन और रिकॉग्निशन मिलना चाहते वो नहीं मिला। अब हमारी उम्मीद इस 6 शेड्यूल में ये रहा कि जब 6 शेड्यूल और ट्राइबल आइडेंटिटी, इथनिसिटी की बात हो रहा है तो शायद हमारी इस माइक्रो कम्युनिटी को एक रिप्रेजेंटेशन मिलेगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तक मैं जब 6 शेड्यूल के मूवमेंट में देखता हूं तो बल्ती का मुझे रिप्रेजेंटेशन नजर नहीं आता और ज्यादा रिलीजियस रिप्रेजेंटेशन आता है। तो सवाल यही उठता है कि क्या इस मूवमेंट में हम रिलीजन को प्रोटेक्ट करने का एक मूवमेंट है, यानी कि यहाँ की जो कल्चर उसको प्रोटेक्ट करने की बात है। जब मैं कल्चर की बल्ती की बात करता हूँ तो बहुत कल्चर से बहुत मिला हो, बहुत सारी चीजें, खान पान हो, चाहे भाषा हो, चाहे हमारे इपिक भी क्यों न हो, जैसे कि यलम केसर का इपिक है। बल्तिस्तान में हम बल्ती लोगों को लफरू केसर बोलते हैं, जिसका मतलब है सन ऑफ द गॉड, है ना। और बल्तिस्तान को इस्माइल भी कहते हैं। इतना क्लोज कल्चरल टाइज होने के बावजूद भी हमारा रिप्रेजेंटेशन ना होना मुझे लगता है कि इस मूवमेंट में एक दुख की बात है, नहीं है बल्ती होने की वजह से। और मुझे उम्मीद करता हूं एपेक्स बॉडी से कि कहीं ना कहीं आपको लद्दाख के जो भी इथनिक ग्रुप्स है, चाहे बल्ती हो या बोथ हो या पुर्गी हो, उनका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। और बल्ती का जो जहां तक इसकी इंपॉर्टेंस की बात करें या गिलगित बल्तिस्तान की बात करें तो बल्ती का रिप्रेजेंटेशन होना 6 शेड्यूल में मुझे लगता है इस मूवमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट है। इस साल की अमरनाथ यात्रा के सिलसिले में तमाम तर इंतजामात को मुकम्मल कर लिया गया। 20 जून से यात्रा की सिक्योरिटी के लिए 60,000 नीम फौजी दस्तों को तैनात किया जाएगा, जबकि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की जानब से चंदनवाड़ी और बालतल से मुकद्दस अमरनाथ गुफा के रास्ते को मुकम्मल तौर पर बहाल करने का काम शद्दमत से जारी है। कश्मीर के मकामी लोग भी यात्रा के इंतजार में हैं। पेश खास रिपोर्ट। यकम जुलाई को बाज़ाब्ता तौर इस साल की श्री अमरनाथ जी यात्रा का आगाज होगा। यात्रा का पहला जत्था नुनवन बेस कैंप पहलगाम और बालतल से बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए इन्हीं हिमालयाई रास्तों से रवाना होगा। ट्रैक को बहाल करने और यात्रियों की सहूलत के लिए इसे मजीद वुसअत देने के लिए इस साल पहली बार बीकन के बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन को ये काम सौंपा गया है। अगरचे चंदनवाड़ी से लेकर दूसरे पड़ाव तक ट्रैक को बहाल किया गया है, लेकिन मजीद काम को पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए अब भी कुछ वक्त दरकार है। उधर अमरनाथ गुफा में मुक़द्दस शिवलिंगम अपने पूरे शबाब पर है और यात्रियों को इस साल अच्छे दर्शन मिलने की तवक्का है।
ऐसे में इस साल यात्रियों की तादाद में मजीद इजाफे की तवक्का है। 5 लाख के करीब श्रद्धालु आएंगे। इसके लिए बहुत ज़्यादा इंतजाम स्टेट गवर्नमेंट कर रही है और इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी बॉर्डर रोड को हमें हिदायत दी है कि इन दोनों तरफ के ट्रैक्स को अच्छे से मेंटेन किया जाए। ये ट्रैक हमने सबसे पहले इसको वाइडन किया है, चौड़ा किया है, क्योंकि संख्या बढ़ती जा रही है और कई जगह पर उसका जो ग्रेडियंट था उसको ठीक किया है, टर्निंग ठीक की है, जिससे बालटाल में स्पेशली जो ग्रेडियंट है बहुत स्टीप है और पहलगांव से थोड़ा सा ग्रेजुअल है। उसके साथ में उनकी सेफ्टी के लिए हैंड रेल्स लगा रहे हैं बालटाल की तरफ सब जगह पे और प्रोटेक्टिव वर्क्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, क्योंकि बारिश जब होती है और या अपने आप लैंडस्लाइड्स हो जाती हैं जिससे जो श्रद्धालु हैं उनकी सेफ्टी को खतरा हो सकता है, तो उसके लिए बॉर्डर रोड काफ़ी काम कर रहा है। बीकन के साथ साथ सिविल इंतजामिया, जम्मू कश्मीर पुलिस और दीगर सिक्योरिटी एजेंसियों ने भी तमाम तर इंतजामात मुकम्मल कर दिए हैं, जबकि जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह समेत अमरनाथ गुफा तक के रास्तों पर सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजामात किए गए हैं। RFID ड्रोन सर्वेलेंस के अलावा सिक्योरिटी के दीगर आला इंतजामात किए गए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर हो उस पर भी काम चल रहा है। जो सर्विस प्रोवाइडर्स है उनकी रजिस्ट्रेशन भी ओपन हो चुकी है और जो हमारे परमिशंस का काम था, जो हमारे स्टेक होल्डर्स के साथ मीटिंग का है, वो भी हो चुका है और मुझे पूरा भरोसा है कि इस साल की यात्रा भी पिछले सालों की यात्रा की तरह एक आमद होगी। जो सिक्योरिटी के रिलेटेड है तो उसमें आपको पता है DIG साहब, SSP साहब, हम तीनों की टीम जो है पूरे एक साथ पूरी सिनर्जी के साथ काम करती है, क्योंकि आपको पता है कि किसी भी इवेंट में हो उसमें सिक्योरिटी का बेहद अहम रोल होता है और न सिर्फ इन जनरल जो डिप्लॉयमेंट के हिसाब से, बल्कि लोगों को जानकारी देना, ट्रैफिक मैनेज करना, जो सर्विस प्रोवाइडर्स है उनकी सिक्योरिटी, जो एक क्लियरेंसेस रियल टाइम में है, तो हम पूरी सिनर्जी के साथ हैं। अमरनाथ यात्रा के दौरान सिक्योरिटी जहां एक बड़ा चैलेंज रहता है, वहीं यात्रा के इनकाद में हकीकी रोल अदा करने वाले कश्मीरी लोग यात्रियों की आमद का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। काम चल रहा है, जो भी सिचुएशन बहुत ज़्यादा टफ सिचुएशन यहाँ पे हुई है, हम सामने के लिए तैयार हैं। ओके सर। तो कितना चैलेंजेस बड़ा टास्क है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि वेदर भी ठीक नहीं हो रहा है, लगातार बर्फबारी होती है, यहाँ पर जो बारिश होती है, तो ऐसे में कितना टफ सिचुएशन आपको? बहुत ज़्यादा टफ सिचुएशन है यहाँ पे काम करना। दिन में यहाँ पे अलग सुबह अलग मौसम होता है, दिन को अलग, शाम को अलग मौसम होता है। यात्रा कश्मीर जो माना जाता है मेहमान नवाजी में, हम इंतज़ार करते हैं कब यात्रा आए। हमारे साथ भाईचारे उनका साथ कायम है, हमने उनका हमेशा अदबन उनकी इज़्ज़त की है, उनकी रेस्पेक्ट की है, उनके साथ शाना बशाना हमने काम किया है। हमारी यही कोशिश रहती है कि उनका जो अमरनाथ यात्रा के गुफा का दर्शन करने जाते हैं वो इनके लिए हैप्पी और सेफ जर्नी रहे। इन हिमालयाई पहाड़ों में जो है ऑलरेडी सिक्योरिटी डोमिनेंस की गई है और उस लिहाज से भी ये कोशिश की जा रही है कि इस अमरनाथ यात्रा को सफल बनाया जाए और बिल्कुल इसको सेफ और महफूज बनाया जाए, और इसके लिए जो सिक्योरिटी का अरेंजमेंट है वो यकीनी तौर पर काबिल तारीफ़ है। और जिस तरह से DGP का भी बयान आया था कि इस बार जो है गैर मामूली सिक्योरिटी इंतजामात किए जाएंगे, ड्रोन कैमरा से लेकर जो सर्वेलेंस CCTV कैमराज है वो भी इन प्लेस रखे गए हैं, और इसके अलावा जो ह्यूमन इंटेलिजेंस ग्रिड है उसको भी मजबूत बनाया गया है। और कुल मिलाकर ये कोशिश की जा रही है कि इस साल की जो श्री अमरनाथ जी यात्रा हो वो पुरअमन और एहसन तरीके से इख्तिताम पजीर हो जाए। न्यूज़ 18 के लिए चंदनवाड़ी से मुदस्सिर कादरी। सयाह आलमी शोहरत याफ्ता रिजॉर्ट सोनमर्ग की कुदरती खूबसूरती से लुत्फानंदोज हो रहे हैं, लेकिन यहाँ सहूलतों की कमी पर सयाह मायूसी का भी इजहार कर रहे हैं, जिसमें तुजवास ग्लेशियर की तरफ जाने वाला पोनी ट्रैक भी शामिल है। ग्लेशियर के इलाके में माहौलियाती तबाही को देखते हुए हुकाम ने ग्लेशियर की तरफ जाने वाले तकरीबन 5 किलोमीटर के ट्रैक पर गाड़ियों की आमद-रफ्त पर पाबंदी लगा दी है और सयाहों की सहूलत के लिए एक पोनी ट्रैक मुख्तस कर दिया है। ताहम 1 किलोमीटर तक सड़क की देखभाल की गई है और बाकी सड़क टूट फूट का शिकार है। ट्रैक की खराब हालत ने सयाहों और पोनी वालों को भी परेशान कर रखा है। बारिश के दौरान ट्रैक को शदीद खतरा लाहक होता है, जिससे कीचड़ पैदा हो जाता है और ट्रैक पर फिसलन होती है। इसी दौरान
सोनमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी के चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर ने यकीन दहानी कराई कि मुस्तकबिल करीब में ग्लेशियर तक ट्रैक की मुनासिब देखभाल की जाएगी। रास्ता है सर, पिछले साल भी बनाए ज़्यादा से ज़्यादा आधा किलोमीटर, उसके बाद ये रास्ता बंद कर दिया। हम एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करते हैं कि मेहरबानी करके कभी इस रास्ते में ध्यान दे दो, ताकि हमारे घोड़े को यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम होते हैं। आप टूरिस्ट भी पूछो कैसे रास्ता है, सब टूरिस्ट बोलते हमें बहुत मज़ा आया, लेकिन जब भी बारिश आते हैं आप देखेंगे सर ऊपर से नीचे तक कीचड़ से भर जाते हैं टूरिस्ट। हमसे बगैर आप किसी टूरिस्ट को पूछो, लेकिन यहाँ एडमिशन इसकी ध्यान नहीं देते। तो यहाँ से घोड़े आते ग्रीन ब्लेड से, वहाँ से डोलामेंट वाले मारते, ये मजबूर है बारिश कीचड़ में आने के लिए उस रास्ते से, क्यों जब रास्ता ही नहीं है। सुंदर स्वर्ग है यहाँ पे, ये समझ लो इतना। पर हाँ सरकार थोड़ा ध्यान और दे तो और अच्छा बेटर बन सकता है। ये खच्चर वाली घोड़ी वाली रास्ता थोड़ी खतरनाक है, इसको थोड़ा सही बनाए, अच्छा बनाए तो और अच्छा है, और प्रॉफिट ही होगी सरकार की, जो भी है जितना बहुत अच्छी प्रॉफिट होगी। इसका डिस्टेंस काफी ज्यादा है, तो ज्यादातर घोड़े वाले भाई जो है वो अब टूरिस्ट को लेके थशवास ग्लेशियर की तरफ जाते हैं, जो यहाँ से लगभग 4-4.5 किलोमीटर दूरी पे वाक़ा है। तो इस पूरे में काफी सारे एरिया में पोनी ट्रैक बना हुआ है, लेकिन कुछ एरिया ऐसा हुआ जहां भी पोनी ट्रैक बना नहीं है। अथॉरिटी ने अपने प्लान में रखा हुआ है कि, लेकिन चूंकि ये डिस्टेंस काफी ज्यादा है, ये आने वाले कुछ वक्त में इसमें थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन हमें जहां लगेगा कि इम्पोर्टेंट कोई लोकेशन ऐसी है जहां पे फिसलन का बहुत ज्यादा खतरा है, तो हम इमीडिएटली उन जगहों पे ध्यान देंगे। राउंड अप में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।